नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा-दिल होंगे और तरोताजा होंगे। बात यहाँ पर इस बात की है कि आप तैयारी किस तरह से करते हैं, तैयारी का सही रूप क्या है। तो आज आपको हिस्ट्री का एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से अवगत करवाता हूँ जिसको आप कई बार पढ़ चुके होंगे और कई बार उसको देखे भी होंगे, लेकिन अभी तक पता ये नहीं चला होगा कि क्या वाकई में जितना आप पढ़े हैं उसमें वास्तविक चीजों का पता चला है या नहीं चला है। तो आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं। बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग देखे होंगे, मंगल पांडे जैसा फिल्म भी इस पे रिलीज हो गया, लेकिन आज तक ये नहीं पता कर पाए कि वाकई में 1857 की क्रांति जो है वो पहला सैनिक विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम पहला था, या तो फिर आप इसे ईसाई और हिंदू धर्म का युद्ध कर सकते हैं। तो सभी लोगों का विचार अलग अलग है। आपका क्या विचार है, वीडियो के लास्ट में सोचकर समझकर इसका कमेंट्स कीजिएगा कि वाकई में 1857 की क्रांति जो है वो किस प्रकार का युद्ध था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा कि 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं इसको, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो ये जो आपका 1857 की क्रांति है इसको कैसे पढ़ा गया है ना, 1857 की क्रांति, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में इसका कुछ और नाम भी होता है। इस क्रांति को कई जगह लिखा रहता है रिवोल्ट ऑफ 1857, या आप कह सकते हैं 1857 का विद्रोह। सेम चीज, ठीक वैसा ही जैसे अपने पिताजी को पापा कहो, डैडी कहो, डैड कहो, कुछ भी कहो, लेकिन फीलिंग वही आया कि वो आपके पिताजी है ना। तो ऐसे ही चाहे क्रांति कहो चाहे विद्रोह कहो, रिलेटेड है स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, कई किताब में आपको इसी चैप्टर का नाम लिख दिया जाता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, ये भी कई बार लिखा रहता है। अब सवाल ये है कि इस पे हम लोग को किस नाम से जानेंगे। आप लोग बताओ किस नाम से जानते हो जी। तो कई लोग बोलेंगे भाई क्रांति भी करते हैं सर, विद्रोह भी करते हैं सर, संग्राम भी करते हैं। ये कहानी ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और सड़क पे एक लड़के को 10 लड़का मिलके मार रहा है। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन बगल वाला भाई को बात करते हुए देखते हो, पूछ देते हैं भाई क्यों पीटा जा रहा है। तो 10 आदमी है ना, तो 10 तरह की बात करेगा। एक बोला अरे यार लड़की का मामला होगा, एक विचार हो गया। दूसरा आदमी बोला अरे लड़की का मामला नहीं था, ये पैसा चोरी किया था, ये भी हो सकता है। या तीसरा आदमी बोल रहा है अरे नहीं नहीं नहीं, इनका पहले से ही दुश्मनी था। और एक आदमी क्या बोल रहा है कि नहीं, इन लोगों के बीच का एक आपसी जमीनी विवाद था। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मुंह थे, जितने माव थे, उतने सारे आंसर आ गए, है ना। लेकिन सही मायने में क्या था इसको समझने की जरूरत है, जब तक कि आपके पास कोई एविडेंस ना हो। तो हमारे देश में जो 1857 की क्रांति हुई, कई बार कई इतिहासकार इसको क्रांति भी कहते हैं, कई लोग इसको विद्रोह कहते हैं, और कई लोग इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो सवाल यह है कि 1857 की क्रांति जो हुआ हमारे देश में, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, कारण क्या था। जब आपसे पूछा था इसका काउज क्या था, कारण क्या था, रीजन क्या था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वह मुख्य रूप से चर्बी वाले कारतूस से रिलेटेड था, है ना। लेकिन आपको बता दें कि चर्बी वाला कारतूस सिर्फ तत्कालीन कारण था, इमिडिएटली रीजन था। ठीक वैसे ही कि कोई चिंगारी लगा हुआ है या आग लगा हुआ है, उसकी रफ्तार को बढ़ाना है, मतलब आग में घी डालने का काम जरूर किया था। तो 1857 की जो क्रांति है वो सिर्फ चर्बी वाला कारतूस से रिलेटेड नहीं था। 1857 की क्रांति या विद्रोह का मेन कारण तो ये है कि कई वर्षों से हम अंग्रेजों के नीतियों से नाखुश थे, मतलब उसकी पॉलिसी से नाखुश थे। पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने तरह तरह के क्या बनाया, पॉलिसी बनाया, रूल्स बनाए, और इस रूल्स को क्या किया गया, इंडिया में लागू किया गया। लेकिन भारत के जो लोग थे, भारत के जो बहुत सारे जो बैठने वाले समझने वाले जो थे, उनको लगता है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में एक दिन का नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो नीतियां था, कई वर्षों से जो हम लोग झेल रहे थे, उसका एक विस्फोट था 1857 की क्रांति में।
तो जब हम लोग 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इसके कई कारण होते हैं। उन कारणों की अगर हम बात करें क्या रीजन हो सकता है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या रीजन हो सकता है। देखो, एक कारण तो इसका है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन भी था, ठीक है, राजनीतिक कारण। अगर हम लोग आगे बात करें राजनीतिक कारण के आगे, तो एक कारण था सामाजिक कारण, सोशल कॉज जिसको आप कह सकते हैं, सामाजिक कारण। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावे कि सामाजिक के अलावा और क्या कारण था, तो सामाजिक के अलावे एक कारण था आपका सैनिक कारण। सैनिकों का रिलेटेड भी मामला था इसमें, सैनिक कारण आप बोल सकते हैं। इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कारण बनता है आपका आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजन भी था, ठीक है, आर्थिक कारण। अब आपने क्या समझा? 1857 की जो क्रांति है उसके कई कारण है। इसमें एक कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, और तीसरा है सैनिक कारण, और चौथा क्या है? आर्थिक कारण। इतने सारे कारण। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कारण 1857 की क्रांति का नहीं था, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति है और इसको आप वर्षों से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, इसको बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अंत में एक बार ऐसा होता है ना कि लोग उसको मिलकर पीट देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? बोलते हैं कि यार अति कर दिया इसने, आवश्यकता से ज्यादा गलती कर दिया। मतलब आप कई वर्षों से उसको बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप अपने आप को खो चुके हैं और आपकी बर्दाश्त करने की सीमा बाहर हो चुका है और आपने उसको पीट दिया, कूट दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। ठीक वैसा ही हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के नीतियों से हम बहुत झेल परेशान थे, और ये परेशानी एक लंबे समय से था, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब बर्दाश्त नहीं हुआ, कैपेसिटी से बाहर हो गया, और हमारे देश के लोगों ने इसका क्या किया? विद्रोह किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक दिन में ये विद्रोह नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से हम इसके नीतियों से परेशान थे, झेल रहे थे। उसका विस्फोट कब हुआ? 1857 में हुआ, ठीक है। तो सवाल यह है कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण और आर्थिक कारण के साथ साथ एक कारण और है जिसे हम लोग धार्मिक कारण कहते हैं। कौन सा कारण? रिलीजन का बोल सकते हैं, धार्मिक कारण। लेकिन इसके अलावे अगर हम बात करें तो उसको इमीडिएटली रीजन कहा जाता है, तत्कालीन कारण कहा जाता है, तत्कालिक, तत्कालिक कारण। और तत्कालिक कारण की बात करें तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप सभी बच्चे जानते होंगे, जो भी तैयारी करते होंगे फटाक से यहाँ पर आंसर देते हैं कि चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। लेकिन ये तो आग में घी डालने का काम किया था, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण बताइए, पूछा जा सकता है कि आर्थिक कारण बताएं, पूछा जा सकता है कि सामाजिक कारण बताएं, या पूछा जा सकता है सैनिक कारण बताएं, या पूछा जा सकता है आर्थिक कारण बताएं। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आपको उत्तर देना है। अब ये आपका एक फ्रेम तैयार हो गया। आपसे अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारण क्या है, तो हम लोग बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पे। आखिर ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है जिसको हम राजनीतिक कहते हैं, ठीक है। आइए, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज क्या है इसका? राजनीतिक कारण कौन सा एंगल ऐसा था जिसको हम पॉलिटिशियन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि राजनीतिक होता क्या है ना। आप लोग को कई बार पूछा कि आपने मेरे साथ राजनीति कर दिया, ऐसा सब कई बार सुने होंगे कि मेरे साथ ना वो राजनीति कर गया। लेकिन राजनीति का सही अर्थ क्या होता है? देखो, राजनीति का सही अर्थ का मतलब देखा जाए तो अपने चतुराई से, अपने जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका आप मिसयूज अगर करते हैं अपने पर्सनल इशू को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल चीजों को पूर्ति करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जिस सीट पर आप बैठे हैं और अगर मुझे लगा कि मैं उसी सीट पर बैठना चाहता हूं, तो भाई ऐसा क्या बोले, ऐसा कौन सा दिमाग लगाए, ऐसा कौन सा नियम लागू करें जिससे वो सीट खाली हो जाए। तो मैंने आपको जाकर ये बोला कि देखो भाई, आपके पिताजी बाहर बुला रहे हैं। अब आप जाहिर सी बात है, आपके फैमिली मेंबर, आप उठ के वहां से चले जाएंगे। आप उठकर वहां से चले गए, हमने उस सीट पर क्या किया? बैठ गया। अब ये जो मैंने वाक्य लिखा या वाक्य बोला कि भाई आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, तो ये हमारी एक सोची समझी नीति था कि मैं ये जब बोलूंगा तो वहां से वो उठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग जब हमारे देश में आए, कहा? देश में आए, और अंग्रेजों को जो जमीन
अच्छा लगा, जो जमीन उनको पसंद आया कि इस जमीन पे हम व्यापार कर सकते हैं, तो उस जमीन पे लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे ऐसे नियम बनाए कि अंत में वो जमीन पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है जिससे हमारे देश के राजा, हमारे देश के सामंत, हमारे देश के जमींदार जो वर्ग हैं, वो अंग्रेजों के राजनीतिक जो पॉलिसी है उससे नाखुश थे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर सेकेंड, इसके अलावे अन्य जमींदार लोग क्या किए, पार्टिसिपेट किए। तो जब आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक कारण में क्या लिखें, तो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये है, जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना, बहादुर शाह जफर सेकंड। आप लोग कई बार एक मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं आपसे एक सवाल कर दूं कि हमारे देश में अंतिम मुगल शासक कौन था, ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहुत सारे बच्चे देते हैं कि भैया अंतिम अंतिम मुगल शासक, मैंने यहां लिखा मुगल शासक कौन था, ठीक है, मुगल शासक कौन था। तो आपका उत्तर जो होता है ना, डायरेक्ट आप देते कि भाई मुगल शासक कौन था, वो बहादुर शाह जफर सेकंड था, लेकिन याद रखिए ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, मैंने बोला मुगल शासक कौन था, ये व्यक्ति शासक न होके ये क्या है, अंतिम मुगल बादशाह है, अंतिम, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह है, ओके, मुगल बादशाह, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार ध्यान दो कि अंतिम शासक और अंतिम मुगल बादशाह में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए जब मैं आपसे बोलूं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तब तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि बहादुर शाह जफर सेकंड था, ठीक है। क्यों, बादशाह ना एक पद होता है, एक उपाधि होता है जो अंतिम बार इसी को दिया गया था। लेकिन सवाल ये है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंतिम मुगल शासक कौन था, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, शासक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, जिनका नाम है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। अब कहेंगे ऐसा क्यों सर, देखिए शासक किसको कहते हैं, जो कानून बनाए और अपने क्षेत्र में क्या करे, लागू करते हैं, इसको शासक कहते हैं। तो हमारे देश में अंतिम शासक मुगलों का जो रहा उसका नाम क्या था, शाह आलम सेकंड। और जब हमारे देश में बक्सर का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपको पता होगा कि जो 1764 ईस्वी या 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब उनके बीच क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे बक्सर का युद्ध कहते थे। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो पता चलता है कि जो संयुक्त सेना था, जिसमें शाह आलम सेकंड, सुजाऊ दौला और कौन, तो मीर कासिम का आप नाम सुने होंगे, ये तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट आर्म्ड फोर्सेस बनाया और अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे हरा दिया, कौन सा, बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो अंग्रेज लोगों ने इन लोगों के साथ एक अलायंस किया, एक संधि किया, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। कौन सा संधि, इलाहाबाद की संधि। और ये हुआ था कब, 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि में साफ साफ कह दिया गया कि अब हमारे देश में कोई शासक नहीं रहेगा, पूरे दिल्ली पर राज किसका हो गया, अंग्रेजों का, ठीक है। और बंगाल पर राज किसका हो गया, अंग्रेजों का। शासक कोई नहीं रहेगा, बस नाम मात्र के गद्दी पर कोई व्यक्ति बैठेगा जिसको बादशाह उसा कहा जा सकता है, लेकिन शासक नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप बताइए अंतिम मुगल शासक कौन रहा, शाह आलम सेकंड, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के द्वारा शासक का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तब तो उत्तर आएगा कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड। लेकिन अगर पूछा जाए अंतिम शासक कौन था, तो शाह आलम सेकंड। ये आपको ध्यान रखना, शासक का मतलब जो कानून बनाए और देश में क्या करे, लागू करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं कि आखिर हमने यहां पर, या आप ये कह दो कि राजनीतिक कारण में मैंने बहादुर शाह जफर सेकंड का नाम क्यों लिया है, जानते हैं क्यों लिया, इसके पीछे कारण क्या है। बहादुर शाह जफर सेकंड जो है, इनको क्या किया गया है, धमकी दिया गया है, किसको, बहादुर शाह जफर सेकंड को धमकी दिया गया, थ्रेट किया गया इनके साथ, ठीक है। क्या धमकी दिया गया, देखो धमकी दिया गया,
मेरा मानना ये है कि आखिर हमारे देश में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण हुए जिसके वजह से अंग्रेजों से मुकाबला करने पड़ा। ठीक है, तो धमकी दिया गया। क्या इसको धमकी दिया गया है? तो दो व्यक्ति को निकालेंगे। एक व्यक्ति है डलहौजी। कौन है? डलहौजी। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। इसका क्या मतलब है? देखो, लॉर्ड डलहौजी हमारे देश में जब आया, ठीक है, तो इसने बहादुर शाह जफर सेकंड को पता है क्या बोला? बहादुर शाह जफर सेकंड को बोला कि भैया लाल किला खाली कर दो। ठीक है, कौन सा किला? लाल किला खाली कर दो। एक तो ये टेंशन हो गया। डलहौजी का तो ये स्टेटमेंट है कि आप लाल किला खाली कर दें, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जब आया गवर्नर जनरल के रूप में, तो ये बहादुर शाह जफर सेकंड को कहता है कि आप जो है अंतिम मुगल बादशाह होंगे, आपके बाद कोई भी बादशाह उत्साह नहीं बनेगा। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि यह अंग्रेज मुगल शासक यहाँ समाप्त हो जाएगा और गद्दी पर कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। अब आप मुझे बताओ, बहादुर शाह जफर को क्या प्रॉब्लम है? बहादुर शाह जफर को प्रॉब्लम ये है सेकंड को कि इसने लॉर्ड कैनिंग इसको कहा है कि आप अंतिम मुगल बादशाह होंगे, आपके बाद कोई आपका बेटा जो भी होगा वो गद्दी उद्दी पर बैठने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर सेकंड को अंदर ही अंदर ये डर है कि हमारा लाल किला खाली हो जाएगा, हमारा गद्दी पर भी कोई नहीं बैठेगा, और इस तरह से यह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तत्पर है और यह चाहता है कि कोई ऐसी पावर आए जिसके वजह से अंग्रेज यहाँ से भाग जाए और हमारा लाल किला बच जाए। ठीक है, तो जब मैं आपसे ये कहूं कि बहादुर शाह जफर सेकंड क्यों भाग लिया, तो आपका उत्तर क्या बनना चाहिए? क्योंकि उससे लाल किला खाली करवाया जा रहा था, उसका गद्दी छीना जा रहा था। यही कारण था कि वह 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। तो एक राजनीतिक कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या राजनीतिक कारण है भाई? और कौन सा राजनीतिक कारण है? अगर मैं दूसरे राजनीतिक कारण की बात करूं, पॉलिटिकल रीजन का, तो उसका रीजन ये था कि हमारे देश के जो जमींदार थे, कौन? जमींदार, या हमारे देश के जो नवाब थे, नवाब, नवाबों से, या कह सकते हैं नवाबों का पद, नवाबों का पद छीन लिया गया। अब एक बात बताओ, आप लोग सुने होंगे कि बंगाल में प्रारंभ में कौन शासक थे? तो बंगाल में शासक करने वाले कौन थे? नवाब थे। और इन नवाबों से उनका बंगाल छीन लिया गया था और मेन मालिक कौन बन गया? अंग्रेज बन गया। तो इस नवाब का जो बेटा था, वो अब अंदर ही अंदर ये घुटन उसको महसूस होता था कि जिस दिन मौका मिलेगा हम अपने बाप दादाओं की जमीन को वापस करेंगे। किससे? अंग्रेजों से। मतलब ये हुआ कि राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का दुश्मन बहादुर शाह जफर सेकंड भी है, अंग्रेजों का दुश्मन जमींदार भी है, और अंग्रेजों का दुश्मन कौन है? नवाब भी है। इनका पर्सनल प्रॉब्लम है, इनसे लाल किला खाली करवाया जा रहा है, नवाबों का जमीन छीन लिया गया है, जमींदारों से जमीन छीन लिया गया है, और छीनने वाला कौन है? अंग्रेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के नीतियों से भारत का बादशाह, नवाब और जमींदार नाखुश थे। इसी को पॉलिटिकल रीजन कहते हैं। इतना जब बात नहीं बना तो कुछ ऐसी पॉलिसी आया, खास करके ऐसी देश में नीतियां आया जिससे और छोटे मोटे जो राजा थे ना वो भी नाखुश हो गए। किससे? अंग्रेजों से। तो वो क्या कारण था? ये दो तीन कारण हो गए। तीसरा कारण की बात करते हैं, और क्या कारण था? जब मैं थर्ड कारण की बात करता हूं तो लॉर्ड डलहौजी जो है, जिसको आप लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? एक पॉलिसी लाया, जानते हैं, जमीन को हड़पने के लिए, जमीन पर अधिकार करने के लिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं बच्चा हड़प नीति कहते हैं। कौन सा नीति? हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति बोलिए, या आप इसे विलय नीति बोलिए। कौन सा? विलय नीति। ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी कहते हैं। और ये किसने लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आया था। इसके कानून में क्या लिख दिया गया? इसके कानून में लिखा हुआ है, यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उस जमीन का मालिक अंग्रेज हो जाएगा। और हमारे देश में हड़प नीति का बहुत सारे राज शिकार हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें किसका? झांसी का। अगर हम बात करें किसका? सतारा का। ठीक है, अगर बात करें किसका? ग्वालियर का। ठीक है, अगर हम बात करें किसका?
नागपुर जैसे मराठा जो है, या आप कह सकते हैं मराठा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मराठा साम्राज्य का पूरा महाराष्ट्र में जो नागपुर इलाका है। अगर बात करें सिंधिया का, ठीक है, गुजरात वाला इलाके का, सिंधिया का, तो ये सारे जो क्षेत्र थे वह डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत इस सभी जगह पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, इनको गद्दी से हटा दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो झांसी है, कौन, झांसी, यहाँ का जो एम्पायर खड़ा किया वो रानी लक्ष्मीबाई था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अपना कोई बेटा नहीं था, और जब अपना बेटा नहीं है उसका, तो एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये था कि झांसी को अंग्रेज अपने अंदर लेना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। और इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आखिर राजनीतिक कारण में कौन कौन सा कारण आएगा, तो हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इसको हमारे देश के लोगों ने नापसंद किया। जिस राजा से जमीन छीना गया वो राजा अंग्रेजों के दुश्मन हो गए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब इसके अलावे और भी बहुत सारे हमारे देश में कानून आए, जैसे जो राजनीतिक से रिलेटेड, अभी मैं आपको पॉलिटिकल काउज बता रहा हूँ, पॉलिटिकल रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। एक और कानून आया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जिसको कहते हैं सहायक संधि। क्या बोलेंगे इसको? सहायक संधि बोलते हैं। और सहायक संधि अगर देखा जाए, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसको वेलेस्ली भी कह सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि होता क्या था? तो सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, ये बहुत ही सोची समझी एक नीति था। जैसे मान लीजिए कि ये कोई राज्य है, ठीक है, छोटा सा ये राज्य है, और इस राज्य का राजा कौन है? ए है। और ये कोई बड़ा सा राज्य है, और इसका राजा कौन है? बी है। तो कंडीशन क्या होता था, ये जो आपका राज्य है, ठीक है, इस राज्य वाले को, छोटे राजा को अंग्रेज क्या बोलता? बोले देखो भाई, आप अपना राज्य हमें दे दो, नहीं होगा क्या, बगल वाला जो बड़े वाला राजा है वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा और आपकी जमीन छीन लेगा। इससे क्या होता कि ये जो छोटे राजा उसको डर लगता, कहता भाई हमारा तो जमीन हड़प लेगा तो हम क्या करें। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, आप हमसे सहायता ले लो, हमसे अलायंस कर लो, और इसी अलायंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी धारणा था। क्या एजम्पशन था? एजम्पशन ये था कि जैसे इस राजा ने सब्सिडरी अलायंस किया, तो इस राज्य का देख रेख करने के लिए सैनिक होंगे। कौन होंगे? सैनिक। और ये सैनिक अंग्रेज होंगे, और इनको जो वेतन देगा या वेतन दिया जाएगा ये राजा देगा। और नियम भी कर दिया गया कि जो व्यक्ति सब्सिडरी अलायंस लेगा, इस राज्य में कोई बाहर का व्यक्ति, व्यापारी अंदर नहीं आएगा, और यह जो कहीं किसी भी राज्य में जाएगा तो बिना पूछे नहीं जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन क्या कर दिया गया हमारे देश का, इस तरह से कंडीशन ये किया गया है कि ये जो आपका राज्य है, कौन सा राज्य? आपका ए, जिसको हम लोग मान लीजिए कि सब्सिडरी अलायंस के तहत इसको गिरफ्त कर लिया गया। तो भारत में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे जो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि का शिकार हुआ। मेरा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में अंग्रेज जब आए तो जमीन को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। जैसे बहादुर शाह जफर को धमकी दे दिया गया कि लाल किला खाली कर दो, तुम अंतिम मुगल बादशाह होगे। जमींदारों और नवाबों से उसका जमीन छीन लिया गया, वो दुश्मन हो गया। और जो बचे खुचे जो राजा थे, जो रियासत था छोटा छोटा, वहां पर हड़प नीति लागू किया गया। और कौन सा? सहायक संधि लागू किया गया। सहायक संधि में क्या होता? छोटा जो राज्य होता उसमें अंग्रेज अपनी सेना भर देते हैं, जिसको रेजिडेंट कहते थे। क्या बोलते थे उसको? रेजिडेंट। ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट बोलते थे। रेजिडेंट क्या होता? ये एक अफसर पद, अफसर का पोस्ट होता। अगर आप छोटे राजा हैं तो आपके साथ इस रेजिडेंट का भी चेयर लगेगा। इस राज्य की रक्षा का जिम्मेदारी अब अंग्रेजों को हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक इस पूरे राज्य को घेर लेंगे और उस राज्य की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। लेकिन इन सैनिकों का वेतन कौन देगा? यहाँ का राजा देगा। ये बाहर के व्यक्ति से व्यापार नहीं कर सकता है, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, एक समय ऐसा आएगा कि इसको वेतन देते देते ये राजा कंगाल हो जाएगा। और जब राजा कंगाल हो जाता है, इसके पास पैसा नहीं रहता, तो ये रेजिडेंट क्या करता है? इसको गद्दी से बाहर कर देता
और उस पूरे राज्य पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारा राज्य सहायक संधि का शिकार हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सहायक संधि का शिकार हुआ या सहायक संधि के अंतर्गत सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन कौन सा राज्य शिकार हुआ, तो सबसे पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। कौन सा राज्य? हैदराबाद। और ये हैदराबाद कब? 1798 में, ठीक है। इसके बाद जो राज्य शिकार इसका हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मैसूर। क्या बोलते हैं इसको? मैसूर। 1700 कब? 99, ठीक है। इसके बाद जो अगर देखा जाए, ठीक है, कि सब्सिडरी अलायंस का शिकार कौन हुआ, तो एक और जगह था जिसको हम तंजौर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तंजौर। ये भी कब हुआ था? तो 1799 में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके अलावे का, तो पता चलता है कि तंजौर के अलावे, ठीक है, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य, जैसे कि मान लिया कि राजस्थान का इलाका जो क्षेत्र था वो 1801 में क्या हो गया? सहायक संधि का शिकार हो गया। अब एक बात बताइए, हैदराबाद का राजा से जमीन छीन लिया गया, मैसूर के राजा से जमीन छीन लिया गया सहायक संधि के अंतर्गत, तंजौर के राजा से जमीन छीन लिया गया, तो जो अंग्रेज हैं वो अपने पॉलिसी के जरिए, अपने नीति के जरिए दुश्मन पैदा करने लगे। मतलब उनकी नीतियों से भारत के राजा खुश नहीं था। उसके पीछे कारण इतना ही था कि ये राजाओं का जमीन छीन लिया गया था। मेरे ख्याल से ये बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में 1857 की क्रांति कोई एक दिन में क्रांति नहीं हुआ, ये वर्षों का परिणाम था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि राजनीतिक कारण बताइए, तो आपको क्या क्या उत्तर देना है राजनीतिक कारण में? कि बहादुर शाह जफर से लाल किला खाली करवाया जा रहा था, ठीक है, नवाबों से उसकी जमीन छीन ली गई थी, सहायक संधि के जरिए बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे उसके जरिए भी बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गया? चलो, जब आप राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो एक और कारण आता है जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉज, आर्थिक कारण, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई उसका इकोनॉमिकल रीजन क्या है? देखिए, आज के समय में अगर किसी घर में पैसे की समस्या हो गया तो अपने फैमिली भी लड़ने लगते हैं, यस या नो? तो आपका उत्तर आएगा यस। मतलब कि इकोनॉमिकल रीजन से, इकोनॉमिकल इंपैक्ट से मेंटल लेवल जो होता है वो हरास होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क जो होता है वो अनकंट्रोल करने लगता है और अपनी स्थितियों को अगर समझ नहीं पाए तो फिर लड़ाई जैसी चीजें होना शुरू हो जाता है। तो आर्थिक कारण की जब हम बात करते हैं तो कैसे भाई हमारे देश में आर्थिक कारण 1857 की क्रांति बन गया, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आइए इसको समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो ये याद रखिए कि हमारे देश में जो हथकरघा उद्योग था, हथकरघा, हथकरघा उद्योग सुने होंगे, हथकरघा उद्योग जो हैंडलूम, हाथों से जो बनाया जाता था, साड़ी की बुनाई जो की जाती थी, कपड़े जो बुने जाते थे, ये सभी उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए, ठीक है। तो जो व्यक्ति बेरोजगार हो गया, जो व्यक्ति क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, वो अंग्रेजों से बदला तो जरूर लेगा। तो बहुत सारे आम व्यक्ति जिसका बेरोजगारी हो गया, उसके घर में चूल्हे में आग नहीं है बल्कि उस पर अनाज भी नहीं वहां पर हो पाता है, वहां तक के भूखे लोग मर रहे हैं, तो ये लोग बदले की भावना में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों का भी काम धंधा इन लोगों ने क्या किया? चौपट कर दिया था। इसके अलावे और क्या कारण था? तो इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा इंडिया में तब पड़ा जब हमारे देश में लैंड रिवेन्यू पॉलिसी आया। ध्यान से सुनिएगा, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, इसका मतलब है भूमि पर, ठीक है, जमीन पर टैक्स लगा दिया गया। अब सोचो, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहीं के जमीन पर अधिकार भी किया और यहीं के लोगों से उल्टा टैक्स भी लिया, तो शोषण कर रहा था। और इस शोषण को लंबे समय तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और यही एक विस्फोट हुआ कब? 1857 की क्रांति में। तो सवाल ये है कि ये जो आपका भू राजस्व जो नीति है, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो है, क्या लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो है वो क्या है, भू राजस्व जो नीति है वो क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं भू राजस्व नीति तो इसमें याद रखिएगा ये तीन है।
कितने हैं ये? 3। ठीक है, 3 होते हैं। वो 3 क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। एक तो था आपके पास क्या, स्थायी बंदोबस्ती, स्थायी बंदोबस्ती। चलो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं, अलग से ही कर देता हूं टॉपिक को, है ना, यहां कर देते हैं। भू राजस्व नीति, ओके, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये कितने हैं? और आखिर 1857 की क्रांति का कारण कैसे बन गया? मैंने आपको एक बताया कि हमारे देश के लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो हमारे देश के कर्मचारी हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो काम करते थे, तो भारतीय मजदूरों को वेतन कम दिया जाता था और यूरोपियों को वेतन ज्यादा दिया जाता था। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था। फिर से समझिए, काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा कम मिल रहा है और यूरोपीय व्यक्ति को पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो बड़ा भेदभाव चल रहा था। ठीक है, इतना ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि जो व्यक्ति एक क्लर्क के पोस्ट पे चला गया तो उसको कभी भी प्रमोशन नहीं होता था, डिमोशन तो जरूर हो जाता था। मतलब ऊंचे पद पर भारतीयों को बैठाया नहीं जाता था। ठीक है, ये एक कंसेप्ट होता था, ये एक कंडीशन होती थी। तो भू राजस्व का मतलब भूमि पे लगने वाला कर से भारत के लोग क्या थे, नाखुश थे। और उसका विस्फोट 1857 की क्रांति में देखने को मिलेगा। सब लोग पिस्टल लेके, लाठी लेके दौड़ेंगे भाई कि भाई हमारे जमीन पे टैक्स क्यों लगाए। ठीक है, चलो एक जो है आपका वो है कौन सा, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्थायी बंदोबस्ती, स्थायी बंदोबस्ती। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्ती कहते हैं। ओके, और एक जो है आपके पास वो क्या था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अस्थायी बंदोबस्ती को आप परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है इजारेदारी प्रथा। क्या बोलेंगे इसको? इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं इसको, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, जमींदारी प्रथा कहते हैं। देखो, इसको मैं अभी विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 1857 के रिगार्डिंग इसको हम लोग काम कर रहे हैं कि भू राजस्व, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, जो टैक्स का जो यहाँ पर कंसेप्ट लागू किया गया, इससे भारत के बहुत सारे लोग नाखुश हो गए हैं। ठीक है, जिसके वजह से 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो एक तो अस्थायी बंदोबस्ती कब से शुरू किया गया था? 1793 से। अगर बात करें तो इसके अलावा क्या था, महालवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी ये आपको कब से था, तो याद रखिएगा 1792 और 1820। ओके, अगर हम लोग बात करें किसका, तो एक आपके पास रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ क्षमा चाहते हैं, यहाँ रैयतवाड़ी लिखेंगे, रैयतवाड़ी, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये टैक्स का भूमि पर कर लगाने का एक नाम है, रैयतवाड़ी, जो 1792 और 1820। हमने 2 डेट लिखा है, इस डेट में शोध हुआ था, रिसर्च हुआ था कि क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, और 1820 में पूरी तरह से दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया था। इस समय कर्नल रीड के द्वारा शोध किया गया, किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, और थॉमस मुनरो, जिसको हम टॉमस मुनरो कहते हैं, उसके द्वारा पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक व्यवस्था है जिसको क्या बोलते हैं, महालवाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? महालवाड़ी। ठीक है, 1822, ये भी समय समय पर अपडेट हुआ, 1835 मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल तक का। अब ये जमीन पर जब ये टैक्स लगा दिया गया तो भारत के किसान बहुत ही डूब गए, उनका शोषण होने लगा, आर्थिक शोषण हुआ, और जब आर्थिक शोषण हुआ तो मानसिक रूप से भारतीय किसान बीमार होने लगे और बोलने लगे कि एक दिन अगर समय मिल जाए ना तो अंग्रेजों को खात्मा कर देंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आर्थिक कारण कैसे 1857 की क्रांति का रीजन बन गया, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि भारतीयों को वेतन कम दिया जाता था, किसके अपेक्षा? यूरोपियों के अपेक्षा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये था कि हमारे देश में जितने भी छोटे मोटे उद्योग वगैरह थे उसको समाप्त कर दिया गया था, जमीन पर टैक्स लगा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं, हमारे देश में आप सुने होंगे नाना साहब, जो कानपुर में पेशवा के पद पर, आपको पता होगा कि नाना साहब वो अंतिम पेशवा थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य का, जिनका नाम क्या है? नाना साहब। ये जो नाना साहब है इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। क्या बंद कर दिया? पेंशन बंद कर दिया गया था।
जिसके वजह से अंग्रेजों से ये मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गया तो मैंने आपको ये समझाया कि हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई है उसका कोई एक रीजन नहीं है, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड डायमेंशन पे कि आखिर आर्थिक कारण तो समझ में आ गया, सामाजिक कारण कैसे था? कौन सा कारण? सामाजिक कारण। ओके, सामाजिक कारण, सोशल इशू कैसे था? ऐसा क्या कारण है कि समाज में जो लोग रहते हैं, समाज में जो लोग बैठ रहे थे, वो अंग्रेजों के साथ नफरत करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज था वह अंग्रेज भारतीय समाज में इंटरफेयर किया, भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है या कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों का अपना सहमति है और सेकंड पर्सन उसमें आके क्या, थर्ड पर्सन आके उसमें इंटरफेयर करता है तो लड़ाई हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे देश का समाज पूरी तरह से संस्कृति से भरा हुआ था और उस संस्कृति में हस्तक्षेप, इंटरफेयर किसने किया? अंग्रेजों ने किया, जिसके वजह से जो ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले जो लोग थे, पुरानी सभ्यता से भरे हुए जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाया और लड़ाई लड़ने के लिए सबको आह्वान किया। तो ये जो सामाजिक कारण है, इसमें कौन कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि 1857 की क्रांति का एक रीजन बन गया, कॉज बन गया, कारण बन गया? ठीक है, तो देखिए 1833, ठीक है ना, 1833, आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम सुने होंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में एक कानून आया, सती प्रथा, सती प्रथा निषेध अधिनियम। ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम। इसका क्या मतलब था? हमारे देश में एक परंपरा चल रहा था, खास करके बंगाल में। आपको बता दें कि बंगाल में एक बहुत बड़ी परंपरा था, ट्रेडिशनल थिंकिंग के लोग, पुरानी विचारधारा से थे कि ये कोई कपल अगर है शादीशुदा, अगर पुरुष, मेल मतलब पुरुष मर जाता है किसी कारण से, तो इसके वाइफ को सती होना पड़ता था। अब ये प्रथा बहुत भारत में बहुत दिनों से व्याप्त था। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जी भारत आए और राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके प्रयासों से जब कानून पास हुआ, तो इस कानून में लिख दिया है कि अब जो है कोई भी पुरुष बंगाल में, मतलब पहले तो बंगाल में ही लागू किया गया, फिर पूरे भारतवर्ष में कर दिया गया, तो कोई भी अगर पुरुष मर जाता है और उसकी पत्नी जीवित है तो उसको सती होने की जरूरत नहीं है। अब लफड़ा ये हो गया कि हमारे देश के जो पुरानी सोच विचार वाले जो लोग थे, उनका मानना है कि इसने हमारे कल्चर में इंटरफेयर किया, हमें तो पूरा का पूरा अंग्रेज बना देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज के समय के भी अगर मैं बात करूं, तो गांव में जो लोग हैं, खास करके यदि आप हरियाणा में रहते हैं, खास करके यदि आप राजस्थान में रहते हैं, खास करके यदि आप यूपी में रहते हैं, खास करके यदि आप बिहार में रहते हैं, तो गांव की एक समस्या है। क्या समस्या है भाई? देखो, समस्या ये है, हरियाणा के कल्चर से वाकिफ हो जाएगी। हरियाणा में जैसे महिला जो है, खास करके शादीशुदा, आप देखेंगे कि गांव में ना घूंघट रखा करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि गांव में रहने वाली महिला जो शादीशुदा है वो घूंघट ना रखे, बाल पूरा खुले रखे और सीधा जीन्स और टी शर्ट पहन के पूरे गांव में दौड़ने लगे, तो पता चलेगा जो कुछ ऐसे जो खास करके बुजुर्ग हैं, जो पुरानी सभ्यताओं से ग्रसित हैं, ठीक है, वो कहेंगे अरे यार इसको देखो, ये तो पूरा का पूरा जो है ना नाश देगा घर को। कहने का अर्थ है कि उनकी सोच जो है वो पुरानी परंपराओं से ग्रसित है और आपके इस रूल को, इस कल्चर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से कई लोग एक्सेप्ट इसको करता है। खैर अब तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिस समय की ये बात है वो बात है आपका कब का? तो 19वीं शताब्दी का। ठीक है, 1857 का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में एक वर्ग, जो रूढ़िवादी सोच विचार वाला जो वर्ग है, वह भारतीयों के नीतियों से बहुत नाखुश था। वो कह रहा था कि जिस दिन मौका मिलेगा अंग्रेज को यहाँ से भगाएंगे। ठीक है, तो एक कानून आया, सती प्रथा निषेध अधिनियम। महिलाओं ने तो इसका सत्कार किया, लेकिन भारत के एक वर्ग जो रूढ़िवादी विचारधारा का है, पुरानी सोच विचारधारा का है, ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले हैं, वो अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है, इसी को आप सामाजिक कारण कह सकते हो। फिर इसके बाद एक और आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सुने होंगे आप लोग, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज इसको आप कह सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये एक कानून बनकर आया इंडिया में।
अधिनियम, ठीक है। विडो रीमैरिज जो एक्ट आया, इसमें क्या कहा गया कि एक विधवा दूसरी बार शादी कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं। इतना ही नहीं, हमारे देश में, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम, प्रोविशन एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, निषेध अधिनियम। अब आप देख रहे हैं कि हमारे संस्कृति में इंटरफेयर कर रहा है, कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। और हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे देश में ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले जो लोग हैं, इस नीति से बिल्कुल नाखुश है, अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते हैं। इतना ही नहीं था, बल्कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सामाजिक कारण में हमारे देश में नर बलि होता था, नर बलि। तो नर बलि पर प्रतिषेध कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, नर बलि प्रतिषेध अधिनियम। मतलब हमारे देश में ना मानव की बलि दे दिया जाता था, तो इस पे भी रोक लगा दिया गया। जब मानव का इस पे रोक लगा दिया, नर बलि पर इस पर रोक लगा दिया गया, तो इसका कंडीशन ये था, नर बलि प्रतिषेध अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो यह किस वर्ग में था? आप लोग नाम सुने होंगे, एसटी, शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार में शेड्यूल ट्राइबल लोग ज्यादा रहते थे। इनका मानना था कि भाई हमें अगर बीमारी से ठीक होना है तो किसी एक व्यक्ति को बलि देना पड़ेगा। अंग्रेजों को यह नियम पसंद नहीं आया और उसने वो कानून लागू कर दिया, जिसके कारण जो जनजातीय समुदाय है वो भी अंग्रेजों से नफरत करने लगा। तो ये था सामाजिक कारण। इतना ही नहीं था, एक रूल आया, उसको बोलते हैं लैक्स लोकी अधिनियम, लैक्स लोकी अधिनियम। ये लैक्स लोकी कौन है? लैक्स लोकी जो है एक गवर्नर, उप गवर्नर है, जिसने एक कानून बनाया। और इसने कानून में क्या लिखा दिया पता है? इस कानून में ये लिखा दिया गया कि यदि कोई भारतीय, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भारतीय ईसाई से शादी करता है, ईसाई वर्ग वाले से, तो उसके जो बच्चे जन्म लेंगे उसको नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा, उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा और सभी सुविधाएं उसको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय महिलाओं को आकर्षित किया जा रहा था कि आप हमसे विवाह करें। तो ऐसे में भारत के जो बुजुर्ग वर्ग थे वो समझ रहे थे कि हमें पूरी तरह से ये ईसाई बनाना चाहता है, ठीक है। इतना ही नहीं था, अगर बात करें और आगे का, तो आपको बता दें कि हमारे देश में सामाजिक कारण एक ये भी था, ठीक है। ये बात को आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला राजनीतिक कारण था, दूसरा आपको मैंने बताया आर्थिक कारण था, और तीसरा मैंने आपको बताया कुछ सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण ये सारे पहलू थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावे हमारे देश में एक और हो गया, और वो क्या था? शिक्षा नीति या अंग्रेजों का शिक्षा नीति, अंग्रेजों का शिक्षा नीति। भाई अंग्रेजों का शिक्षा नीति जो आया, खास करके जब अंग्रेजों का एजुकेशन पॉलिसी आया, लॉर्ड मैकाले का आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड मैकाले का जब एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसमें साफ साफ कहा गया कि अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। तो हमारे देश के लोगों ने कहा कि भाई हमें तो प्योर ये शुद्ध रूप से अंग्रेज बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म से भी भटकाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग जो अच्छे काम कर रहे थे, भारतीय उससे बुरी नजरों से देखना करते थे, यह काम हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक नकारात्मक नेगेटिव क्या बन गया, उनका एक्ट, उनका कानून बन गया, जो भारतीय समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। जब इतनी पहलुओं को आप समझ जाते हैं तो एक बात तो यह स्पष्ट हो गया होगा आपको कि 1857 की क्रांति जो हुई वो सिर्फ चर्बी वाले कारतूस के कारण नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कारण थे। जो विस्फोट हुआ वो हुआ आपको कब? 1857, ठीक है। और वो कब? तो आप लोग जानते होंगे, जो ये आपका खास करके देखा जाए तो 29 मार्च की अगर हम बात करें, ठीक है, 29 मार्च की बात अगर करें, ठीक है, तो पहली बार मंगल पांडे के द्वारा इसकी बात आपको जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने कारण को आप जब समझ लेते हैं तो एक इसमें से एक और बहुत बड़ा रीजन आता है जिसको बोलते हैं सैनिक कारण। कौन सा कारण? सैनिक कारण, ठीक है। क्या है सैनिक कारण? देखो मुद्दा रिलेटेड है सैनिक से, ठीक है। तो सैनिक कारण कैसे, ये आपको समझना चाहिए। सैनिक कारण का कंडीशन ये ऐसा था कि हमारे देश में जो भारतीय सैनिक है, भारतीय सैनिक और जो यूरोपीय सैनिक थे,
कौन? यूरोपीय सैनिक। तो सेना में इसका अनुपात में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। क्या डिस्क्रिमिनेशन था इसका? तो इस सेना में डिस्क्रिमिनेशन ये था कि ये 5:1 के रेशियो में बटा हुआ था। इसका मतलब ये था कि 5 भारतीय पर 1 यूरोपीय सैनिक रहेंगे, और भारतीय सेना को पैसा कम मिलता था और विदेशी यूरोपीय सेना को पैसा ज्यादा मिलता था, तो काम इनसे ज्यादा लिया जा रहा था। एक कारण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि 1854 का 1854 का पोस्टल एक्ट आया। कौन सा एक? पोस्टल एक्ट आया। ये पोस्टल एक्ट क्या था? डाक अधिनियम आया, ठीक है। और 1854 का डाक अधिनियम में क्या लिख दिया गया कि यदि कोई लेटर वगैरह आता है सेनाओं के पास या किसी व्यक्ति के पास, उसमें स्टम्प चार्ज लगेगा, उसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब भैया इनको 7 रुपया मिल ही रहा है, उसमें भी लेटर के ऊपर भी आपको टैक्स लगा देंगे, तो इनका बड़ा जीवन दिक्कत में आ गया। तो 1854 का पोस्टल एक्ट से भारतीय सैनिक नाखुश थे। और भारतीय सैनिक नाखुश होने का एक और कारण ये था कि ज्यादातर भारत में जो सैनिक हैं तो 2 वर्ग के लोग थे। एक तो ब्राह्मण परिवार के लोग भी थे और एक मुस्लिम परिवार के भी लोग थे। अब देखो यहाँ समझो, ब्राह्मण का क्या होता है? लंबी लंबी शिखाएं होती थी, चोटी हुआ करता था। तो आर्म फोर्सेस में जब वो भर्ती होने जाते थे तो वो चोटी, वो शिखाएं काट दी जाती थी, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और जो मुस्लिम वर्ग वाले थे उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करता था, तो आर्म फोर्सेस में अगर ज्वाइन करते तो उनकी दाढ़ी काट दी जाती थी, और उनको ऐसा फील होता था कि हमारा धर्म जो है अब बचने वाला नहीं है। इतना ही नहीं था, जो ब्राह्मण जो होते थे, तो आप देखे होंगे हेलमेट जो कैप रहता है, टोपी एक दे दिया, तो वो टोपी जो है ना जानवरों के चमड़े से बनाए जाते थे। अब ब्राह्मण आदमी जानवर का चमड़ा सिर पर कैसे लेके जाएगा? ये कहता है कि भाई हम नॉनवेज वगैरह तो टच भी नहीं करते हैं, और इस तरह से उनको सिर पर वो टोपी पहनना पड़ता था, जिससे इनको लगता था कि हमारा धर्म जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। तो अंदर ही अंदर अंग्रेजों के पॉलिसी से, अंग्रेजों के नीति से ये खोखले होते जा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं धमाका भरने के लिए तैयार थे। तो यह था सैनिक कारण। कुछ आर्म्ड फोर्सेस का भी रीजन था। हमारे भारत के जो सैनिक थे वो नाखुश थे, किससे? भारतीय नहीं, अंग्रेजी जो नीति थी उससे, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है आपका कौन सा? 1856 का सामान्य सैनिक अधिनियम। ध्यान से सुनिएगा, 1856 का सामान्य सैनिक अधिनियम। ये एक एक्ट आया इंडिया में जिसको आप लोग 1856 है, ठीक है, आर्म्ड एक्ट कहा जाता है, सामान्य सैनिक अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में क्या लिखा हुआ? इस अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि यदि अगर ब्रिटिश सरकार ये चाहे कि किसी भी भारतीयों को कभी भी किसी वक्त विदेश में लड़ने जाना है, ठीक है, मतलब भारत के सैनिकों को कहां ले जाया जाएगा? विदेश में। और हमारे देश में ऐसी प्रथा था, ऐसा दिमाग में बात लो रखे थे कि जो व्यक्ति समुद्र के पार गया, याद रखिए, जो व्यक्ति समुद्र के पार गया उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोलो वो कैसे? अरे भाई आप इंडिया में रहते हो, चले गए यूरोप में इंग्लैंड के तरफ से लड़ाई करने के लिए, तो आपको भोजन में क्या मिलेगा? तो आपका भोजन में नॉनवेज मिलेगा, जिससे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो कोई भी व्यक्ति विदेश जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस एक्ट में लिखा दिया गया, क्या लिखा दिया गया? कि जब चाहे तब किसी भी वक्त भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ने के लिए ले जाया जा सकता है। और इस कानून से जो सैनिक के पद पर थे वो नाखुश थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आज आपने क्या क्या सीखा? मैंने बोला 1857 के क्रांति का कारण बताइए, तो आप इसे क्लासिफिकेशन पहले कर लेंगे। क्या क्लासिफिकेशन की? एक आपका था कैसा कारण? राजनीतिक कारण। दूसरा क्या था? सामाजिक कारण। तीसरा अगर मैं बात करूं तो सैनिक कारण। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा कारण? आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कारण, ठीक है। इसके अलावे और भी बहुत सारे कारण थे, और उन कारणों की अगर हम बात करें तो एक डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक कारण। कौन सा कारण? धार्मिक कारण। हमारे देश में लोगों को लुभाया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन यदि कर लेते हैं
तो आपसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये धर्म का ही मामला हो गया, ठीक है। अब धार्मिक कारणों में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट आ जाता था, तो इसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि भारत में जो रूढ़िवादी सोच वाले लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया था। देखिए मामला आता है तत्कालीन कारण का। तत्कालीन कारण आप लोग सभी लोग पढ़े हैं किताब, उसमें लिखा रहता है तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस। कौन सा? चर्बी वाला कारतूस, मतलब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आखिर क्या है चर्बी वाला कारतूस, इसको कैसे समझना चाहिए, चलो देखते हैं चर्बी वाले कारतूस का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह अपने सैनिकों को बंदूकें देता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बंदूक हुआ करता था, इस समय की अगर हम बात करें 1856 की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जो बंदूक है कब 1856 में जो पिस्टल चलता था उस पिस्टल का नाम क्या था, और 1857 के समय मतलब 56 में ही ये कह सकते हैं कि रिप्लेस कर दिया गया। आप यहाँ पर 1856 कीजिए तो एक राइफल है, इसका नाम है ब्राउन बेस। क्या नाम है इसका? ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस राइफल चला करता था, भारतीय भी यूज करते थे, यूरोपीय सैनिक भी यूज करते थे। ब्राउन बेस राइफल को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसके स्थान पर ठीक 1856 में एक नया बंदूक आया जिसको बोलते थे एनफील्ड। क्या बोलते हैं इसको? एनफील्ड। आज के समय में बुलेट का नाम है, आपको याद होगा, एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड आया, ध्यान दीजिएगा। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों को जो खास करके इसके पहले जो बंदूकें दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस, और इसको हटाकर एक नया राइफल लाया गया जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड जो है सिंगल शॉट वाला होता है, उसको पहले तोड़िए, दांतों से उसको खींचिए बारूद को, मतलब बुलेट को, और फिर उसको भरिए, उसके बाद फायर किया जाता था। ये कंडीशन था। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस राइफल को हटाकर कौन सा राइफल लेकर आया था? तो ब्राउन बेस को रिप्लेस किया और कौन सा राइफल आया? एनफील्ड लेकर आया, ठीक है। अब इसी एनफील्ड राइफल में उस बुलेट को, जिसको हम लोग कारतूस कहते हैं, उसको भरा जाता था। अब सवाल बस इतना ही है कि अगर आपसे ये पूछे, क्या पूछा जाए कि सर आखिर चर्बी वाला मामला कहां से आया, ठीक है। आप लोग हमेशा याद करते हैं कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था। तो मंगल पांडे को कैसे पता चल गया कि इसमें चर्बी वाला कारतूस का यूज किया जाता है? कहां से इसकी सिलसिला शुरू होता है, आखिर कहां से ये स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अगला पॉइंट आ जाता है 1857 की क्रांति की शुरुआत, प्रारंभ कहां से होता है? 57 का प्रारंभ कहां से, सुगबुगाहट शुरू होता, चिंगारी लगना कहां से शुरू होता है? तो आप उत्तर देंगे बैरकपुर छावनी से शुरू होता है ना। लेकिन थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं, याद रखिएगा एक जगह है जिसको बोलते हैं बच्चा दमदम। क्या बोलेंगे इसको? दमदम। वर्तमान समय में दमदम जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और दमदम में क्या था? तो दमदम में एक ऑर्डिनेंस डिपो था। ऑर्डिनेंस डिपो का मतलब है शस्त्रागार। क्या था यहाँ पर? शस्त्रागार। शस्त्रागार किसको कहते हैं? जहां पर असले, बारूद, पिस्टल रिपेयरिंग होता है, बनाया जाता है, हम इसको शस्त्रागार या ऑर्डिनेंस डिपो कहते हैं। तो शस्त्रागार में दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो निम्न वर्ग के भी लोग काम करते थे इसमें, जो खास करके खलासी मतलब रिपेयरिंग का काम करते थे, इसको हम लोग बोलेंगे निम्न वर्ग। और एक वर्ग जो क्लर्क वगैरह का काम करते थे वो होते थे उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग वाले। तो हुआ यूं कि दमदम जो शस्त्रागार है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत जोरों से उसको प्यास लगी हुई है, गर्मी का मौसम है, और ऐसे कंडीशन में वो पानी की खोज में, चूंकि वो पहले बाउंड्री जैसा बना हुआ था, बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि उधर से एक व्यक्ति आता है, भैया हमको पानी पिला दो, मतलब निम्न वर्ग वाले को प्यास लगा है और उच्च वर्ग वाले से पानी मांगा जा रहा है। उच्च वर्ग वाला बोलता है कि देखो भाई, हम तुमको अगर पानी पिला देंगे तो हमारा जो लोटा है, हमारा जो बर्तन है, हमारा जो पात्र है वो अपवित्र हो जाएगा। अब ऐसा बोलने से इस बिचारे को, निम्न वर्ग वाले व्यक्ति को बड़ा बेकार फील होता है, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को चोट पहुंचता है। अभी पता है क्या बोलते हैं? करे अरे यार तुम्हारा तो धर्म कब का भ्रष्ट हो चुका है। बोला वो कैसे? मतलब जो बुलेट जो कारतूस में बनाता हूं उसके ऊपर जो लेप लगता चिपकाने के लिए, जिसको आप तुम दांतों से छीलते हो, खींचते हो, उसमें गाय
और सुअर के चर्बी का लेप लगा होता है और तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम पवित्र हो। अब ये बात कितना सही था, कितना गलत था, यहाँ से पहली बार इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और वो एरिया कौन सा है, दमदम से। अब ये बात उड़ते हुए कानो कान कहाँ पहुंचा, तो कानो कान पहुंचता है ये बैरकपुर। बैरकपुर कई बार आपसे एग्जाम ये पूछ दिया जाएगा कि बैरकपुर कहाँ है वर्तमान समय में, तो याद रखिए बैरकपुर भी आपका कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बैरकपुर क्या था, तो यहाँ पर रेजिमेंट मतलब टुकड़ी, सैनिकों का टुकड़ी हुआ करता था और ये था 34वीं बटालियन। 34वीं बटालियन, ठीक है, 34वीं बटालियन। ओके, तो जो 34वीं बटालियन जो है, 34 जो बटालियन है, खास करके 34वीं बटालियन का एक सामान्य सैनिक जो है, इसको हम लोग अलग से काम कर लेते हैं। देखो 34वीं बटालियन, 34वीं बटालियन कहाँ था भाई, तो आपको उत्तर क्या आना चाहिए, बैरकपुर में। बैरकपुर में पता होना चाहिए। 34वीं बटालियन का एक सामान्य सैनिक कौन था, सामान्य सैनिक। इस सामान्य सैनिक का जो नाम है उसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे। इस व्यक्ति को गुस्सा आया और यह व्यक्ति कहता है कि हम इस तरह का राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गाय और चर्बी वाले लेप लगा होता है, चर्बी का लेप लगा होता है। इस कंडीशन को उठाया गया। ठीक है, अब सवाल ये था कि जो 34वीं बटालियन है खास करके बैरकपुर का, और ये जो सामान्य सैनिक जो है, कौन सा सैनिक, सामान्य जो सैनिक है, इसके कंडीशन में अगर हम बात करें, मंगल पांडे यहाँ का ऐसा व्यक्ति जिसने चर्बी वाले कारतूस का क्या किया, विरोध किया। विरोध करते हुए जब इनको बोला गया कि भाई अगर आप सेना में नहीं रहोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, मंगल पांडे भड़के और जो पिस्टल रखे थे अपने पास, तो मंगल पांडे के द्वारा फायर कर दिया गया, फायर कर दिया गया, गोली चला दिया गया। और जब गोली चलाया गया तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि मंगल पांडे ने किस व्यक्ति पे गोली चलाया। ठीक है, तो यहाँ एक लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था मिस्टर बाग, मिस्टर बाग। ठीक है, मिस्टर बाग। और एक जो थे जो वहां के खास करके कमांडर के पोस्ट पे थे, ठीक है, कमांडर ह्यूसन। ठीक है ना, कमांडर क्या, ह्यूसन बोलते हैं इसको। इन दोनों पे गोली चला दिया गया। जब गोली चलाया गया तो मिस्टर बाग जो है वो मारा गया, मिस्टर बाग मारा गया, लेकिन ये ह्यूसन बच गया, घायल हुआ। और इस कंडीशन में ये हुआ कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये सारे घटना आपके 29 मार्च का है, ध्यान रखिएगा। ये घटना कहाँ का है, 29 मार्च का। और देखिए तारीखें उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसके कंसेप्ट, क्योंकि आपके एग्जाम में तारीख अगर पूछता भी है तो सन 1905 के बाद का तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नेशनलिज्म या राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड होता है। वैसे आप याद कर सकते हैं। तो गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और जब गिरफ्तार किया गया तो इनको क्या मिला, फांसी की सजा। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इस तरह से ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति में पहले शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे जो है वो 34वीं बटालियन के सामान्य सैनिक थे। लेकिन इस बात का पता बगल में ही एक और राज्य पड़ता था, उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो, ठीक है, और वो जगह था मेरठ। कौन सा जगह, मेरठ। तो कानो कान ये पता चला कि हमारे एक भारतीय सैनिक जो खास करके मंगल पांडे, तो ऐसे मंगल पांडे मुख्य रूप से रहने वाले कहाँ के थे, बलिया के रहने वाले थे। आज के समय ये बलिया जो आपका पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ के मुख्य रूप से रहने वाले थे। ठीक है चलिए, तो जब जैसे ही शुरुआत होता है 1857 की क्रांति का, वैसे अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो माना जाता है वो मेरठ से माना जाता है। लेकिन आपने अभी देखा कि 1857 की क्रांति का विरोध पहली बार मंगल पांडे ने कहां से किया, बैरकपुर से। तो बैरकपुर आंसर क्यों नहीं देते हैं, मेरठ को आंसर देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये याद रखिए
कि बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ वो व्यक्तिगत रूप से हुआ, पर्सनल रूप से हुआ, मतलब उसमें सामूहिक रूप से वो विरोध नहीं किया गया। लेकिन मेरठ में जो विरोध होगा वो सामूहिक रूप से होगा, इसलिए 1857 की क्रांति रियल में कहां से शुरुआत हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, तो अगला नंबर आता है मेरठ का, और मेरठ के क्या कहानी इसको समझ लीजिए। मेरठ की बात करें तो यहाँ जो विद्रोह हुआ, घुड़सवार सैनिक, घोड़े वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक बोलते हैं इसको, घुड़सवार सैनिक। ठीक है, अब घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया क्या गया? इन्होंने कहा कि भाई इस तरह के हम पिस्टल का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉर्स फोर्सेस इसको कहते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर ये चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है ये समझिए। पहली बात कि जितने भी घोड़े पर सवार होके जो सिपाही चलते थे, इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हम इस तरह के पिस्टल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति नहीं किया, लगभग यहाँ के जितने सैनिक थे, 140 सैनिक थे, इन सभी सैनिकों ने क्या किया? विरोध कर दिया। और विरोध का कारण सिर्फ यही था कि भाई मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट इसका यह आता है कि आखिर विरोध किया गया तो क्या हुआ? विरोध करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सैनिकों को 10 साल का सजा मिला। कितने साल का सजा मिला? 10 साल का सजा मिला। ठीक है, लेकिन सभी सैनिकों का नहीं, जो सैनिक अरेस्ट कर लिए गए उनको 10 साल का सजा दे दिया गया, और बाकी जो सैनिक है वो मेरठ को छोड़कर अपने अपने घर आ गए। अब आपको पता होगा कि जो लोग घर पे आ गए हैं, इस कहानी को यहीं तक रखिए। एक छोटा सा कहानी और जानिए 2 मिनट का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1857 की क्रांति में कहीं न कहीं महिला वर्ग भी इसमें क्या थे? पार्टिसिपेट थे। अगर देखा जाए तो महाभारत में सबसे बड़ा रोल युद्ध कराने का किसका था? द्रौपदी का था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। क्या कंडीशन है? क्या हुआ कि गांव में जितने भी पुरुष थे ना, जो नौकरी वोकरी छोड़ के तो आ गए, कुछ काम धाम तो रहता नहीं, बरगद के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर सब क्या करते? ताश के पत्ते खेलते। और जब ये ताश के पत्ते वगैरह खेल रहे थे ना, तो पता चलता है कि महिलाओं की जो ग्रुप होता है, पानी उनी भरने के लिए जाते हैं कुओं पर, उन लोगों ने देखकर कमेंट्स कर दिया कि देखो इसका भाई जेल में है और ये सभी क्या कर रहे हैं? बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर ताश खेल रहे हैं। और इन पुरुषों के ऊपर ना चूड़ी निकाल कर फेंक दिया गया। ये पुरुष अंदर से पुरुषार्थ जाग गया, इनका बोले कि हमारा जो भाई वो जेल में है और हम लोग यहाँ पर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें तो जो सैनिक गांव में थे वो सैनिक क्या करने लगे? तो वो सैनिक, इनका मामला ये था कि इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग 31 मई के दिन हमला करेंगे, लेकिन 31 मई का ये इंतजार नहीं किए। इतने ये उतावले हो गए कि 9 मई की बात, कितने तारीख को? 9 मई को ही इन्होंने क्या किया? 5 बजे संध्या शाम को हमला कर दिया। कहां? मेरठ छावनी पे। किस छावनी पे? मेरठ छावनी पे। जब मेरठ छावनी पे ये हमला किए तो इनको ये पता चला कि जितने भी सैनिक आ रहे थे सबको छुड़ा लिया गया और पूरी सामूहिक रूप से अंग्रेजों का विरोध कर दिया गया। अब देखो, जब सैनिक विरोध कर दिया तो सैनिकों के मन में ये है कि भाई हमारे पास असले बारूद तो है नहीं, हमारे पास न पैसा है न असला बारूद, हम अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो सभी सैनिकों ने मिलकर ये आइडिया लिया, ये विचार किया और ये कहा कि क्यों ना हम लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर मुगल बादशाह से हेल्प लेते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारा साथ दे, हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। तो इस तरह से दमदम, बैरकपुर, मेरठ, लेकिन इसके बाद जो अगला जो मामला है 1857 की क्रांति का, वो मामला आता है किससे रिलेटेड? वो मामला है आपका दिल्ली से। किससे रिलेटेड है? दिल्ली का। दिल्ली से 1857 की क्रांति नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप लोग आंसर देते हैं कि भाई यहां से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहादुर शाह, कौन था? जफर सेकंड था। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है सैनिकों का हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था बहादुर शाह जफर सेकंड का दुश्मन कौन है? अंग्रेज है। कैसे? लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा है? तो लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा है कि भाई एक काम करो, लाल किला जो है वो खाली कर दो। और लॉर्ड कैनिंग ने इसको क्या कहा है?
तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको ये कहा है कि आप अंतिम मुगल बादशाह होंगे, आपके बाद कोई बादशाह वसा नहीं बनेगा। बहादुर शाह जफर सेकंड की अगर विशेषता की बात करें, ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड की विशेषता की बात करें तो इसका उम्र जो है, एज की अगर हम बात करें तो लगभग 86 वर्ष, कई बुकों में 88-85 लिख रखा है, तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि 1857 की क्रांति में सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के तरफ से बहादुर शाह जफर नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो मेरठ छावनी वाला जो सैनिक था वो इनके पास आता है, किनके पास? बहादुर शाह जफर सेकंड के पास, और ये कहा जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप हमारा साथ देंगे। बहादुर शाह जफर सेकंड को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम साथ देते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देते हैं तो एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा शासक भी रहेगा, लाल किला हम खाली भी नहीं करेंगे और बादशाह का जो पद है वो बच जाएगा। तो ऐसे में बहादुर शाह जफर डिसीजन फाइनल ये लेता है कि ठीक है, हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में जो पार्टिसिपेट किए हैं, ये इनका पर्सनल इशू है, मतलब खुद के स्वार्थ की भावना से भरे हुए हैं। कौन से स्वार्थ? ये अपने लाल किला को बचाना चाहते हैं, देश को आजाद कराने की भावना इनके अंदर नहीं है। ठीक है, और सैनिकों का प्रॉब्लम यह है कि उनका कोई नेता नहीं था, उनको अब अपना नेता मिल गया था। बहादुर शाह जफर सेकंड जो हैं, इनको क्या कहते हैं? अपना मुगल शासक इसको नियुक्त करते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा राजा रहेंगे। और जैसे ही बहादुर शाह जफर सेकंड मेरठ वाले सैनिकों को साथ देते हैं तो भारत के जो अन्य राजा हैं, अलग अलग स्टेट के जो राजा हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको लगता है कि हमारा भी जमीन अंग्रेज छीना है, हमारा भी शोषण हुआ है। और इस तरह से एक राजा जब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो भारत के बहुत सारे जो राज्य के राजा हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो भी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक बार एक योजना चलाई गई, उसको भारत स्वच्छ योजना कहते हैं। ठीक है, या भारत स्वास्थ्य मिशन बोल सकते हैं आप इसे। इसमें बहुत सारे लोग झाड़ू उड़ू लगाने लगे भाई बाहर भर, तो कई लोग जागरूक नहीं हुए। तो आप देखे होंगे कि कई बार देश के प्रधानमंत्री सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, तो ऐसा झाड़ू लगाने के पीछे धारणा बस इतना होता है कि अरे हमारे देश का राजा जब झाड़ू लगा सकता है तो हम भी क्यों ना लगाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आता है। जब इन कॉन्फिडेंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस की जब हम लोग बात करते हैं कि बहादुर शाह जफर सेकंड के जब बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड के आने से भारतीय राजाओं में विश्वास जागा और जिसका जिसका शोषण हुआ था वो सभी आगे आए और 1857 के क्रांति में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बहादुर शाह जफर सेकंड तो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर लिया, किधर से जी? दिल्ली के तरफ से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर का इस समय सेनापति कौन था, जो हम लोग सेनापति की बात करते हैं, इसका कमांडर की बात करते हैं, तो इनके सेनापति का नाम था बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। लेकिन इस बख्त खां को जो बहादुर शाह जफर सेकंड है, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो सेकंड है, उस बहादुर शाह जफर सेकंड ने इसे क्या किया? एक प्रकार का, इसको आप ये कह सकते हो, एक उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया था? उपाधि दी। ठीक है, और जिस उपाधि की मैं बात करता हूं उपाधि था खान बहादुर खान। खान बहादुर, ठीक है, क्या नाम था इसका? खान बहादुर खान। ओके, जब आपसे ये पूछा जाए कि खान बहादुर खान की उपाधि किसको मिला था? बख्त खां को। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर सेकंड। देखो, बहादुर शाह जफर सेकंड बहुत उम्रदराज व्यक्ति, इसे हेल्प कर सकता है, युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। इसको प्रॉब्लम जानते हैं क्या था? इसकी प्रॉब्लम ये था, ठीक जैसे कि लंका को समाप्त करने में विभीषण का हाथ था ना, वैसे ही समझ लो कि इसका भी अपने ही लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। और वो साथ क्या छोड़ा? बहादुर शाह जफर सेकंड की जो पत्नी है उसका नाम है जीनत महल। क्या नाम उनका? जीनत महल।
और उस जीनत महल जो लेडी है उनका अंग्रेजों के साथ उठ बैठ बहुत होता था। जीनत महल को ऐसा लगता है कि जब हम सारी बात अंग्रेजों को बता देंगे तो हमारा लाल किला और हमारा बादशाह का पद नहीं कोई छीनेगा। उनको ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबल अंग्रेजों का पॉलिसी होगा और हमारे प्रति उदारता की भावना रखेगा। लेकिन अब हुआ उल्टा कि जो भी योजना बनाते थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, इनके अपने लोगों में से ही, खास करके इनके वाइफ का तो रोल था ही था, इनके और भी जो संगी साथी थे वो भी इनके बातों को अंग्रेजों तक पहुंचा दिया जाता था। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे आप लोग दिलवाले मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें ना एक बड़ा ही खतरनाक शायरी मारता है कौन, अजय देवगन, कि मुझे अपनों ने लुटा गैरों में कहाँ दम था और मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इस बेचारा का कुछ गलती नहीं था, इसकी वाइफ जो है ना सारा बात अंग्रेजों को बता देता। और इस तरह से बहादुर शाह जफर सेकंड को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर आक्रमण किया और गिरफ्तार करने के बाद इसके दोनों जो बेटे उसको मार दिया गया और इसे रंगून जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल? रंगून जेल भेज दिया गया, रंगून जेल भेज दिया गया। ओके, जब इसको रंगून जेल भेज दिया गया तो वहीं रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफर सेकंड को 1862 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपसे इसमें सवाल कैसे बन सकता है? सवाल ऐसा हुआ, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर सेकंड को शामिल होने से क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा? तो बहुत ही सिंपल सा इसका उत्तर याद रखिएगा कि भारत के जो अन्य राजा थे, जो नवाब थे, उनके अंदर एक विश्वास जागा कि हमारा जो नेता है वो मुगल बादशाह है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। और जब ये मामला दिल्ली तक पहुंचा तो धीरे धीरे भारत के छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह होना क्या हो गया, शुरू हो गया। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो मामला होता है, खास करके नेक्स्ट वाला जो मामला है, वो मामला किससे रिलेटेड है? तो वह मामला है आपका किससे, कानपुर से। किससे रिलेटेड है? कानपुर से। ओके, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में कानपुर का रोल क्या रहा, कानपुर किस प्रकार से, या कानपुर की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं, एक व्यक्ति है जिनको हम लोग नाना साहब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाना साहब कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? नाना साहब कहते हैं। समझ रहे हैं इनकी बात? अब इसको देखो क्या करना है, जब आपसे पूछा जाए कि आखिर नाना साहब क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहा होगा। और जब हम नाना साहब की बात करते हैं, किसका? नाना साहब की बात करते हैं, तो थोड़ा ये याद रखिए, नाना साहब की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नाना साहब जो है अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा, पेशवा का मतलब एक पद होता था जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। मराठा साम्राज्य से रिलेटेड था। अंग्रेजों ने क्या किया, वहां से इनको हटाकर कानपुर में के बिठूर नामक जगह पे इनको स्थान दे दिया कि भैया तुम यहीं पर रहो, यहीं पर गुजारा बजारा करो। इनको पेंशन निर्धारित कर दिया गया था। क्या निर्धारित किया गया था? पेंशन निर्धारित किया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इनका पेंशन भी क्या किया, बंद कर दिया। और जिस व्यक्ति का पेंशन बंद होगा उसको टेंशन भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो नाना साहब जो है ये अंतिम पेशवा है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अंतिम पेशवा। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं, बाजीराव द्वितीय जिसको कहते हैं, ये उनके पुत्र हैं जिनका नाम क्या है, नाना साहब। लेकिन इनका वास्तविक नाम नाना साहब तो नहीं है, ये तो एक उपाधि लगता है। कैसे नाना साहब इनको कहते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखिए, नाना साहब घर में, गांव में कई बार किसी को दादा दादा बोलने लग जाते हैं, तो दादू के नाम से ही फेमस हो जाते हैं। ऐसा था कि नाना साहब ने अपने जीवन में कई शादियां की, लेकिन इनको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे में ये अपने परिवार के जो लोग हैं उनके बच्चों को अपने यहाँ लाते हैं, उनको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध की जो रणनीति होती है सब सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? नाना साहब। तो बच्चे इनको प्यार से नाना साहब कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों के द्वारा इनको नाना साहब मतलब नाम दिया गया है, ओरिजिनल नाम इनका नहीं है। जब हम लोग इनका वास्तविक नाम पे आते हैं, वास्तविक नाम पे आते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है,
ठीक है, कौन सा नाम? वास्तविक नाम इनका क्या है? जब हम लोग वास्तविक नाम की बात करते हैं तो याद रखें इनका वास्तविक नाम है धुंधुपंत। क्या नाम इनका? धुंधुपंत, धुंधुपंत। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाना साहब के यहाँ इनके जो खास करके रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी जिनको मनु कर्णिका कहते हैं, मनु भी प्यार से कहते हैं, जिसको आगे जाकर रानी लक्ष्मीबाई कहेंगे, इन्होंने ही पाला पोसा, उसको घुड़सवारी तलवारबाजी सिखाया। ठीक है, और नाना साहब के यहाँ, नाना साहब के यहाँ एक धर्म अध्यक्ष रहते हैं, धर्माध्यक्ष, रिलीजियन प्रेसिडेंट आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो धर्म अध्यक्ष हैं उनका नाम है रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक है, क्या नाम इनका? रामचंद्र नाम है। और रामचंद्र का जो पुत्र है उनका नाम है पांडुरंग। क्या नाम इनका? पांडुरंग। इसको लोग हम लोग बोलते हैं क्या? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। अब ये भी लड़का है। अब देखो, मनु जिसको हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे? रानी लक्ष्मीबाई कहेंगे। रामचंद्र का जो बेटा उसको रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। ये जो रामचंद्र है ये धर्म अध्यक्ष है। नाना साहब का देखिए पहले अलग अलग पोस्ट होता था, पुरोहित के लिए अलग पोस्ट होता था, ठीक है, कमांडर के लिए अलग पोस्ट होता था, वैसे ही धर्म पे व्याख्या करने के लिए एक पोस्ट बनाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र। इन्हीं का जो पुत्र है उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, पूरा नाम था पांडुरंग। ऐसे इनके पिता का नाम रामचंद्र, इसलिए पहले पिता का नाम को थोड़ा महत्व दिया जाता था। इतनी बात समझ में आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति का। हम लोग यहाँ सीखना चाहते हैं कि आखिर कानपुर में नाना साहब ने क्यों अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और ये 1857 की क्रांति में कूदने के पीछे इनका कारण क्या था। ठीक है, आप यहाँ ये सीख चुके होंगे कि 1857 की क्रांति कोई एक दिनों का क्रांति नहीं था, वर्षों से हो रहे अंग्रेजों का जुल्म का ये परिणाम था। क्लियर यहाँ तक? 1857 की क्रांति किसी एक कारणों से ग्रसित नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे। 1857 की क्रांति में अगर बात करें तो कृषि भी शामिल हुए, जमींदार भी शामिल हुए, राजा भी शामिल हुआ, सैनिक भी शामिल हुआ, बुजुर्ग लोग भी शामिल हुए। सवाल ये है कि ये लोग किस नीति से नाखुश थे? तो अंग्रेजों को जो वर्षों से नीतियां चल रहा था उसका ये परिणाम था, जिसको हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं। यहां तक आप हो सकता है निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। सवाल ये है कि नाना साहब का क्या रोल रहा। ठीक है, आइए यहां तक आप लोग बात समझ गए। अब होता क्या था कि ये जो रामचंद्र पांडुरंग जो बचपन में है और रानी लक्ष्मीबाई जिसको मनु कर्णिका कहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ग्राउंड में ले जाकर इनको तलवारबाजी घुड़सवारी वगैरह कराया जाता था, खूब सीखते थे। एक दिन की बात यह है कि जो रामचंद्र पांडुरंग है ये बहुत अच्छा तलवारबाजी किए, बहुत अच्छा तलवारबाजी। इसका मतलब समझते हैं आप? बहुत अच्छा तलवारबाजी का मतलब ये होता है कि 10 लड़कों में बहुत ही एक्सपर्ट हुए। तो नाना साहब ने क्या किया कि बड़ा खुशी में आके, आपको पता पेशवा ना बड़े बड़े टोपी पहना करते थे, टोपी, और ये टोपी उठा के नाना साहब उनके जो रामचंद्र पांडु उसके सिर पर रख दिया। भाई मुंह इतना छोटा था और टोपा इतना बड़ा तो उसके मुंह में ढुक गया, यहाँ ढक गया। तो पता है क्या चला? बच्चे जो देखे ना तो उसको प्यार से बोलने लगा, अरे यार टोपे आ रहा है, टोपे आ रहा है, टोपे आ रहा है। और इसी दिन से कह सकते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग को भी एक नया नाम उभरा जिसे तात्या टोपे कहते हैं। क्या बोलते हैं? तात्या टोपे कहते हैं। और बच्चे प्यार से धुंधु पंत को क्या कहते हैं? नाना साहब कहते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का राव गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ और वो झांसी चली गई। क्लियर यहां तक? तात्या टोपे जो है वो नाना साहब के बहुत करीबी है। हुआ यूं कि नाना साहब का सडनली अचानक जो है इनसे पेंशन बंद करा दिया गया। बोला भैया तुम अंतिम पेशवार हो गए। और इस तरह से नाना साहब ने अंग्रेजों के प्रति अपना रोष उतारने के लिए 1857 की क्रांति में कूद पड़े। जब युद्ध हुआ तो ये हारने हारने के कगार पर थे और नाना साहब और तात्या टोपे दोनों जो हैं वो नेपाल भाग गए। नाना साहब की मृत्यु नेपाल में हो गई, लेकिन ये जो तात्या टोपे हैं, कौन से टोपे? तात्या टोपे जो हैं वो अपना रूप रंग बदल कर आते हैं और कई बार जो इनके मित्र हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अंग्रेज इसको पकड़ नहीं पाता है और इस तरह से तात्या टोपे भारत में फिर से आते हैं। देखेंगे कि कब आते हैं। तो मेरे ख्याल से
कानपुर की कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंतिम पेशवा थे, इनको पेंशन बंद कर दिया गया, इनकी जमीन जायदाद छीन ली जा रही थी। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में ये क्या हुए, कूद पड़े। तो इनका भी पर्सनल मामला है, किसी के देशभक्ति का मामला नहीं है। तो आप जैसे जैसे पॉइंट को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यदि आपका पीटी का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो या वन लाइनर एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मामला आता है, यहां तक क्लियर है, ये बातें आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, वो है आपका लखनऊ। कौन सा एरिया, लखनऊ। आखिर लखनऊ की क्या कहानी है। नवाबों का शहर कहते हैं इसको, तहजीबों का शहर कहते हैं, गाली भी बड़ा तहजीब से यहाँ पर दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए लखनऊ। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर ये जो लखनऊ है, ये लखनऊ के तरफ से किसने 1857 की क्रांति में क्या किया, नेतृत्व किया। क्लियर यहां तक। आइए, आपके दिमाग में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा यहां समझाना चाहूंगा कि बेगम हजरत महल एक्चुअली बेगम हजरत महल नहीं है। कहानी क्या है, किस प्रकार की कहानी है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और ये क्या जरूरत है इसको देखते हैं। बेगम हजरत महल का जो वास्तविक नाम है, रियल नेम इसका जो है, उनका नाम है मेहरुनिसा। सॉरी, क्या नाम इनका, महक परी इनको कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको, महक परी, ध्यान रखिएगा, महक परी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, महक परी बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1857 की क्रांति में लखनऊ के तरफ से बेगम हजरत महल, ठीक है, और इनका जो पुत्र है बिरजिस कादिर, इनके पुत्र का भी नाम याद रखिएगा, बिरजिस कादिर। ठीक है, ये पुत्र है, याद रखिएगा, किसका, बेगम हजरत महल का, बिरजिस कादिर। ये जो है खास करके लखनऊ के तरफ से 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो बेगम हजरत महल जो है, ठीक है, आप लोग नाम सुनेंगे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो हैं, ये बहुत ही शौकिया व्यक्ति थे। क्या थे वाजिद अली शाह, इनको थोड़ा समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं वाजिद अली शाह का, तो ये जो वाजिद अली शाह हैं, ये एक शादी तो कर चुके थे, और ये जो महक परी जो लड़की है, यह नर्तकी थी, डांसर थी, उनके महल में ये नाचने आती थी। ठीक है, और जब ये डांस वगैरह करते थे तो उस इनके नृत्य को देखने के लिए कौन बैठते थे, वाजिद अली शाह बैठते थे। अब वाजिद अली शाह की खास बात तो ये था कि इनके नृत्य को देखते देखते ये जो है इनसे प्रेम कर बैठे, किससे, महक परी से, और इस तरह से इन दोनों ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। लेकिन वाजिद अली शाह, ठीक आज के समय में क्या होता है, आज के समय यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो पता चलता है कि आप उसका निक नाम डाल देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, निक नेम उसको कर दिया जाता है। उधर से कोई कालू बोल रहा है तो उधर से कलुआ बोल रहा है तो उधर से कुजी बोल रहा है, क्यों, उसको उसी में स्नेह और उसी में उसका भाव व्यक्त करता है। तो ये वाजिद अली शाह जो है ना, इसको महक परी नहीं बोलते थे, बल्कि वाजिद अली शाह को ऐसा लगता था कि भाई उसके पास जब जाते तो उसको बड़ा शांति लगता था कि भाई तुम ना वो पीस प्लेस हो, हजरत मोहम्मद जी का तुम मूर्ति हो। तो ऐसे में वाजिद अली शाह के द्वारा महक परी को एक उपाधि दिया गया, जिसको बेगम हजरत महल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेगम हजरत महल कहते हैं। अब इनकी तो मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद इनके अल्प आयु बेटा बिरजिस कादिर है। अब बिरजिस कादिर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको याद होगा हमारे देश में एक पॉलिसी था जिसको डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी कहते थे, हड़प नीति कहते थे। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी राजा का कोई अपना बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसकी जमीन पर किसका हक हो जाएगा, अंग्रेजों का। अब देखो भाई, अगर नियमबद्ध तरीकों से देखें तो ये प्रेम विवाहित पत्नी थी, ओरिजिनल पत्नी इनका नहीं था। तो उस कानून के अकॉर्डिंग डलहौजी का मानना है कि यह जमीन हमारा हो जाएगा।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। और बेगम हजरत महल कहते हैं कि नहीं हमारा बेटा है ब्रिटिश कादिर, हम इसको गद्दी पर बैठाएंगे, और इसने गद्दी पर इसको बैठा दिया। जैसे गद्दी पर बैठाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरा लगा कि हमारी पॉलिसी को मान नहीं रहा, और इस तरह से अंग्रेजों में और बेगम हजरत महल में क्या हो गया, युद्ध हो गया। लेकिन अंततः परिणाम ये हुआ कि ये कमजोर पड़ गई और युद्ध हार गई और मारी गई। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेगम हजरत महल का भी अपना पर्सनल इशू है। वो अपने महल को, अपने राज्य को बचाना चाहता है, लखनऊ वाले क्षेत्र को बचाना चाहते हैं ब्रिटिश कादिर के कारण। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि 1857 की क्रांति जो है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना से नहीं था, सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे स्वतंत्रता संग्राम कहना जरूरी है, या ये कहना कि अंग्रेजों के हम नीतियों के अगेंस्ट खड़े हुए थे? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कितनी अच्छी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे ही हम बात करते हैं लखनऊ का, तो हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे जो जगह हैं, छोटे छोटे जो स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर 1857 के विद्रोह में, विरोध में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद क्या है, अगर हम बात करें तो झांसी से, अगर हम बात करें बरेली से, अगर हम बात करें इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, अगर हम बात करें फैजाबाद से, फैजाबाद से, अगर हम बात करें वाराणसी से, कहां से, वाराणसी से, ओके। अगर हम लोग बात करें तो गोरखपुर से, गोरखपुर से, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आप चले जाइए दानापुर, जगदीशपुर, सॉरी दानापुर, बिहार से, यहाँ बिहार लिख लीजिए, बिहार से। अगर हम लोग बात करें असम से, अगर हम लोग बात करें उड़ीसा से, उड़ीसा से, इन क्षेत्रों में जो यहाँ के जो जमींदार, जो राजा थे, वो 1857 के क्रांति में कूद पड़े। ठीक है, और जब 1857 की क्रांति में कूदते हैं तो चूंकि अंततः इनके पास एक छोटी, आप जानते होंगे बरेली के तरफ से बख्त खां, जिसको हम लोग खान बहादुर खां कहते हैं, झांसी की तरफ से कौन, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई क्यों कूद पड़ी? रानी लक्ष्मीबाई जब विवाह किए राव गंगाधर राव के बाद, तो उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों के उपरांत उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया बच्चे का। तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया, और दत्तक पुत्र जब गोद लिए तो फिर से यही नीति, डॉक्ट्रिन लेफ्ट पॉलिसी, हड़प नीति में ये लिखा गया है कि गोद लिया हुआ बच्चा मान्य नहीं है, आपका कोई अपना बेटा नहीं, इसलिए झांसी पर हम कब्जा करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मानना चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम झांसी नहीं देंगे, उन्होंने तलवार उठा दिया, तो इनका भी अपना पर्सनल मामला हो गया। और इस तरह से इलाहाबाद की बात करें, ठीक है, लियाकत अली, कौन, लियाकत अली। फैजाबाद की बात करें तो नवाब अली, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ से भी आपका नसीम खां। गोरखपुर की बात करें तो गजेंद्र सिंह। अगर बात करें कहाँ का, बिहार का, तो वीर कुंवर सिंह। असम की बात करें तो मनीराम दत्ता। और अगर हम बात करें उड़ीसा का तो सुरेंद्र शाही, ठीक है। और अगर इसी बात को खास करके जब आप पढ़ रहे हैं तो ये तो पूरा भारतवर्ष में हुआ, इसी को आप क्या कीजिए, हरियाणा से जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपके क्षेत्र में खास करके उत्तर प्रदेश के अगर निवास है तो उत्तर प्रदेश वाला एरिया को कर लीजिए। हरियाणा में यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पीसी से कर रहे हैं, तो इसको हरियाणा से जोड़ दीजिए। वही कैसे हरियाणा से जोड़ेंगे, तो अगर बात आ जाए, ठीक है, कि हरियाणा के तरफ से अगर बात किया जाए कि रेवाड़ी में, कौन, रेवाड़ी में 1857 की क्रांति में रेवाड़ी के तरफ से कौन भाग लिए थे, क्योंकि रेवाड़ी आपका हरियाणा ही पड़ता है। 1857 की क्रांति में हिसार के तरफ से कौन भाग लिए थे? 1857 की जो क्रांति हुआ, ठीक है, वो अगर बात करें तो रेवाड़ी हिसार को छोड़कर झज्जर की अगर हम बात करते हैं तो झज्जर के तरफ से कौन 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको जब आप जोड़ देते हैं तो आपको संपूर्ण भारत का भी पता चल जाता है, हरियाणा का भी पता चल जाता है कि 1857 क्रांति में कौन कौन पार्टिसिपेट किया। अब ये तो हुआ इसका फर्स्ट डायमेंशन कि 1857 की क्रांति कैसे हुआ, 1857 की क्रांति का क्या कारण थे, 1857 की क्रांति जो है वो किन क्षेत्रों में किन लोगों ने किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा जो पहलू पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति पर अन्य इतिहासकारों का विचार क्या है। इन बातों को समझने के लिए संस्था से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।